अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है जी आर उर्दू एंड हिंदी रियली डिफरेंट। और वीडियो देखते हैं, बाकी बाद में बकचोदी करेंगे अपनी। और मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ, इकबाल। सो गाइस, लेट्स क्या हिंदी और उर्दू सेम लैंग्वेज है या दो डिफरेंट लैंग्वेजेस? क्या ये सवाल भी आपको अंदर अंदर खाए जा रही है? Well, worry not, because I have the answers. Well guys, according to 99% of experts online, Hindi and Urdu are exactly the same language. हिंदी उर्दू अलग अलग जबानें नहीं है, टोपी ड्रामा है। Yeah, that's right. That's the video guys. Thanks for watching. Like, comment and subscribe. Bye. अगर ये आंसर इतना सिंपल होता तो शायद इतनी बार ये पूछा ही नहीं गया होता और मैं ये वीडियो बना ही नहीं रहा होता। बेशक एक हिंदी और एक उर्दू स्पीकर एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, बट डज दैट मीन दैट दे आर स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज? हमने पिछले वीडियो में देखा था कैसे एक बंगाली और एक ओडिया स्पीकर अपने अपने लैंग्वेजेस में एक दूसरे के साथ फ्लुएंटली बात कर सकती हैं, बट इससे ये तो साबित नहीं होता कि ओडिया और बांग्ला आर द सेम लैंग्वेज। ऑन दैट नोट, चलिए कंपेयर करते हैं कि कैसे ओडिया और बंगाली का रिश्ता इज डिफरेंट फ्रॉम हिंदी एंड उर्दू का रिश्ता। ओडिया और बंगाली बोलचाल रूप में एक दूसरे से काफी अलग है। फॉर एग्जाम्पल, हाउस इज बाड़ी इन बांग्ला एंड घोरा इन ओडिया, विंडो इज जानला इन बांग्ला एंड झोरका इन ओडिया। बट दोनों के फॉर्मल रूप में these languages converge. For example, a triangle is tribhuj in both the languages and democracy is ganatantra in both the languages. Now contrast this with Urdu and Hindi. बोलचाल रूप में these two languages are exactly the same. House is ghar in both these languages. Window is khidki in both these languages. But formal words की जब बात आती है, then we see something different. A triangle is trikon in Hindi and it is musallas in Urdu. Democracy is प्रजातंत्र in Hindi and it is जमहूरियत in Urdu. बोलचाल फॉर्म में हिंदी और उर्दू कन्वर्ज करते हैं और अपने फॉर्मल रूप में वो एक दूसरे से डाइवर्ज करते हैं। This is exactly opposite to Bengali and Odia who converge in their formal ways and diverge in their colloquial ways. अब ऐसा क्यों है, ये समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा एक सफर पे। सुनना होगा दास्तानी उर्दू को और समझना होगा कहानी हिंदी की। हमारे इस श्रृंखला के दूसरे अध्याय में जुड़ने के लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। चलिए अब इस गुफ्तगू ज़बान के सफर का आगाज किया जाए। दुनिया के सबसे ज्यादा बोलने वाले भाषाओं के लिस्ट में हिंदी आता है नंबर 3 पे विद 60 करोड़ स्पीकर्स और उर्दू आता है नंबर 10 पे विद 23 करोड़ स्पीकर्स। यानी कि अगर हम हिंदी और उर्दू को सेम लैंग्वेज की तरह ट्रीट करें, देन द टोटल स्पीकर्स ऑफ हिंदी एंड उर्दू वुड एक्सीड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूरोप। एनीवे, हिंदी इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो फिजी, जबकि उर्दू इज बोथ द ऑफिशियल एंड द नेशनल लैंग्वेज ऑफ जमहूरियत पाकिस्तान। आप में से कुछ लोगों को जान के ये शायद हैरानी होगी कि हिंदी और उर्दू दरअसल सेम लैंग्वेज फैमिली से आते हैं, द इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली, यानी कि इनका कॉमन ओरिजिन संस्कृत से हुआ है। टेक्निकली स्पीकिंग शौरसेनी प्रकृत से। मैं आपके लिए शौरसेनी प्रकृत में एक गाना प्ले करना चाहूंगा ताकि आप फील कर पाओ कि उर्दू और हिंदी का ये कॉमन पूर्वज संस्कृत से कैसे अलग साउंड करता था। ये गाना है फ्रॉम द फिल्म शिप ऑफ थीसियस बाय आनंद गांधी एंड ऑल यू आर्ट फिल्म लवर्स शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। एनीवे, लेट्स हिट इट। ना हम जानामि कंपि देवम न दैवम णद्धि स्रोणी अन्ता णद्धि सग्गा भूमिण निर्यम् नो जगत्ताणो विकतायणय जगहि सरोपोवि कम्मुणो चेव दण्डम् हंसयमेवा सट्ठा भूतायमे सुहदुह सुहदुह पिया पिया संजो। Notice how in these lines we are starting to see Sanskrit almost decompose. Nasti becomes Nathi, Ishvaraha becomes Isro, Swargabhumi becomes Saggabhumi, Narakam becomes Nirayam. You see, Sanskrit was basically the educated person's language. The uneducated people or the common people basically वो सब प्राकृत में बात करते थे, and because प्राकृत का कोई फिक्स ग्रामर नहीं था, it was subject to a lot of variations. हर कोस पर पानी बदले ये स्टेटमेंट आज भी सही है और तब भी सही था। साल 1000 तक ना हिंदी थी और ना उर्दू, बट जो थे वो थे शौरसेनी प्रकृत के अनेक वेरिएशंस, जैसे कि ब्रज भाषा, अवधी, कन्नौजी, खड़ी बोली इत्यादि इत्यादि। इस मैप पे जो लैंग्वेजेस आप ऑरेंज में देख रहे हो वो सारे शौरसेनी प्रकृत के एक फॉर्म थे।
अब जैसा कि आपको पता है, साल 900 से ऑलमोस्ट 1600s तक, दैट इज ऑलमोस्ट 700 ईयर्स तक भारत में मुस्लिम रूलर्स का शासन चल रहा था। मोस्ट ऑफ दीज रूलर्स लाइक द गजनविद्स, द खिलजीज, द तुगलक्स, ये सारे टर्की और अफगानिस्तान के ओरिजिन के थे। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत को रूल करने के दौरान उन्होंने ना उज़्बेकी और ना पश्तो, इनमें से कोई भी लैंग्वेज यूज नहीं किया। इंस्टेड दे यूज्ड अ लैंग्वेज जो 700 साल तक इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज बना रहा, और वो जबान थी फारसी या पर्शियन। You see, Persian was kind of like the English of that time. It was the elite language, the language spoken by the powerful people. काफी कुछ संस्कृत की तरह पर्शियन की भी एक बहुत लंबी हिस्ट्री रही है। The language is far, far, far older than Islam. In fact, generally लोग सोचते हैं कि Persian must be kind of like Arabic because both of them are like Muslim languages. But ऐसा सोचना सही नहीं है। You see, Arabic is a Semitic language. इसका Indo-Aryan family के साथ कोई नाता नहीं है। It is more related with languages like Hebrew. Persian, however, is part of the Indo-European language family. Old Persian और संस्कृत in fact एक भाषा से ही originate हुए थे, and together they made the Indo-Iranian family. Just to feel the flavor of Old Persian, let's listen to the Zoroastrian recitation in Avestan, the name for the old language of Old Persian. Let's try to see if we get some flavors of Sanskrit here. Van keush das damne kosh yaut anam an keush mazdai shatrim chahurayav yendre gobyo dadat vastare Hashem vohu vahishte masti ushta asti ushta ahmai atashai vaishtai Hashem. I don't know about you, but that sounds definitely like a Sanskrit yagya. In fact, आज भी अगर हम पर्शियन न्यूमरल्स देखें, then they seem exactly like Sanskrit numerals. 1 2 3 4 5. In fact, these famous lines to describe the beauty of Kashmir, Gar firdaus barue zamiyast, amiyasto amiyasto amiyast. अगर पृथ्वी में कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है. Here you can see that the ast is exactly from the Sanskrit asti. And very interestingly, इस poem के निर्माता थे आमिर खुसरो जी, a person who had such a big role in shaping India's linguistic journey. You see, इंडिया में हमेशा से ये सिस्टम चलता आ रहा है, एक एलीट लैंग्वेज जो रूलर्स का लैंग्वेज होता है और दूसरा कॉमन लैंग्वेज जो रास्ते में बोला जाता है. एक टाइम पे ये एलीट लैंग्वेज संस्कृत थी, आज ये एलीट लैंग्वेज इंग्लिश है, एंड मुस्लिम शासन के दौरान ये एलीट लैंग्वेज पर्शियन थी. सड़क पे बोली जाती थी अवधी, ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली इत्यादि इत्यादि. क्योंकि इन फॉरेन रूलर्स को इन भाषाओं के डिफरेंसेस के बारे में इतना फर्क नहीं पड़ता था, दे कॉल्ड ऑल ऑफ देम टुगेदर इन वन वर्ड, हिंदवी और हिंदी. आज जैसे इंग्लिश और हिंदी लर्न करना दोनों साथ में इज काफ़ी कॉमन, उस टाइम पे भी अर्बन लोग वेर लर्निंग बोथ पर्शियन एंड हिंदवी. कुछ ऐसे एनवायरमेंट में पैदा हुए थे आमिर खुसरो जी. मेरे ख्याल से ही प्रॉब्ली मस्ट हैव बीन लाइक अ पूर्व जन्म ऑफ टैगोर और Shakespeare or Da Vinci, someone like that. Get ready for some bragging on his behalf. Amir Khusro was considered to be the founder of Qawwali, the inventor of the sitar, the founder of two musical styles, Khayal and Tarana. He was also fluent in Turkish, in Arabic, in Persian, in Khadi Boli, Braj Bhasha, Bhojpuri and Awadhi. Man, talk of a polyglot. Later in life, Khusro also became the devotee of Hazrat Nizamuddin Auliya ji, the Sufi saint of the Chishti order. अगर आप कभी दिल्ली में निजामुद्दीन दरगाह जाओ, then you will find him resting next to his master. Anyway, so आमिर खुसरो जी ने एक ऐसा गजल कंपोज किया जो कि हमारे डिस्कशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. द गजल इज टाइटल्ड ज़िहाल मिस्कीन, which is important because actually आप खुद ही सुन लो. ज़िहाल मिस्कीन मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया. ज़िहाल मिस्कीन मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया. शबाने हिजरा दराज तू जुल्फ बरोज वसलत तू उम्र कोता. बरोज वसलत तू उम्र कोता. बरोज वसलत तू उम्र कोता. सखी पिया को जो मैं न दे
तो क्या नोटिस किया आपने? हम देखते हैं कि इस गाने में एक लाइन फारसी में तो दूसरा हिंदवी में, टेक्निकली ब्रज भाषा में। इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ फारसी हिंदवी सैंडविच। इस्लाम में सूफी मूवमेंट का कोर टेनेंट ही यही था कि इंसान से प्यार खुदा की इबादत का ही एक जरिया है। दिस वॉज ब्यूटिफुली हैपनिंग इन पैरेलल विद द भक्ति मूवमेंट इन हिंदुइज्म, जहाँ भक्ति को मुक्ति का मार्ग बताया गया था। फारसी तो तब की एलीट लैंग्वेज थी, बट बिकॉज ऑफ दिस कॉमन इंटरेस्ट इन भक्ति एंड प्यार, फारसी हिंदी का ये सैंडविच दोनों मुस्लिम और हिंदू कॉमन लोगों को अपील करने लगा। हिंदवी में भजने और फारसी गजलों के मिश्रण से बने इस सैंडविच लैंग्वेज को 1740 में नाम दिया गया रेख्ता। फारसी में इसका मतलब है स्कैटरिंग, एक मिश्रण। अच्छा, लेट मी शो यू अ यूनिक लैंग्वेज यूज्ड इन पोएट्री एंड आप मुझे बताना इसमें आपको क्या यूनिक लगा। अर्ज किया है, सजन आवे तो पर्दे से निकल कर बहार बैठूंगी, बहाना करके मोतिया का पिरोने हार बैठूंगी। उनो यहाँ कहेंगे तो कहूंगी काम करती हूँ, अठलती और मठलती चुप घड़ी दो चार बैठूंगी। नजीक में उनके जाने की खुशी सूं, साध हूँ दिल में, वले लोगों में दिखलाने को हूँ बेजार बैठूंगी। ये लिखा था कर्नाटका के हाशमी बीजापुरी जी ने इन द 1600s। ही वॉज अ मेल पोएट, बट ये पूरी कहानी इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ फीमेल। इस गजल में वो लिखते हैं कि एक पत्नी कैसे बिहेव करेगी जब उसके पति घर आएंगे। नॉर्थ में गजलें एक पुरुष के पर्सपेक्टिव से लिखे जाते थे, बट साउथ में द पर्सपेक्टिव फ्लिप्ड। प्लस यू कैन सी दैट द हिंदी ग्रामर हियर इज लिटिल ऑफ विद वर्ड्स लाइक सू, हूँ, वले, उनो। दैट्स बिकॉज़ ये हिंदवी नहीं है, ये दखिनी है, द कॉमन टंग स्पोकन इन द साउथ ऑफ इंडिया। फारसी और दखनी के कॉम्बिनेशन में लिखे इन फेमिनिन पर्सपेक्टिव वाले गानों को बाद में रेख्ती कहा गया, which later gained popularity in the north। जहां मुस्लिम्स अपने आइडियाज और स्टोरीज को भारत के जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए फारसी और हिंदवी या दखिनी का यूज कर रहे थे, वहीं हिंदू आर्टिस्ट्स ड्यूरिंग द भक्ति पीरियड कंटिन्यूड टू राइट इन their local vernacular languages, free of any Persian words। For example, Mirabai in 1500s composed several Krishna Bhakti Geets in Rag। सूरदास, the blind devotee of Krishna, उन्होंने कंपोज किया था सुर सागर in ठेठ ब्रज भाषा। मोसों कहत मोल कौलीनो तो ही जसमति कब जायो, मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो। 1940 में the Sufi poet Malik Muhammad Jaisi composed Padmavat in Shuddh Awadhi, which was written in the Farsi script। Therefore, we see that parallel to रेख्ता, इंडियन भाषाओं में भी लिटरेचर फल फूल रहा था without any influence of Farsi in it। बट हाँ, लिटरेचर के बाहर बाजारों में, सड़कों में, मुगल आर्मी के बराकों में, जहाँ कहीं फारसी बोलने वाले लोग और भारतीय भाषाएं बोलने वाले लोग एक दूसरे से मिलते थे, वहाँ जरूरत महसूस पड़ी एक लिंक लैंग्वेज की। रेख्ता जो चीज लिटरेचर में कर रही थी, फारसी और हिंदवी का सैंडविच बनके, वो रियल वर्ल्ड में आते आते सैंडविच से सैलड बन गई। हिंदवी और फारसी वर्ड्स वर मिक्सिंग फ्लुइडली एंड दैट इज हाउ उर्दू वाज बोर्न। जहां रेख्ता एक फारसी लफ्ज है, वहीं उर्दू एक तुर्की शब्द है। इट कम्स फ्रॉम द वर्ड उर्दू व्हिच इज लिंक्ड विद द अंग्रेजी वर्ड होड, यानी झुंड। इट लिटरली मेंट द लैंग्वेज स्पोकन इन द आर्मी कैंप्स, स्पेसिफिकली द मुगल आर्मी कैंप्स। उर्दू नाम हाउएवर इस जबान का पड़ा था 1780 में। 1500 से 1780 के बीच ये जबान का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं था। इसको कुछ लोग हिंदी बोलते थे, तो कुछ लोग दहलवी, कुछ लोग कौरवी और कुछ लोग हिंदुस्तानी। 1700 में शायर आबरू शाह मुबारक इसी हिंदुस्तान जबान में लिखते हैं, अगर अखियों से अखियों को मिलाओगे तो क्या होगा, नजर कर लुत्फ की हमको जलाओगे तो क्या होगा, जगत के लोग सारे आबरू को प्यार करते हैं, अगर तुम भी गले इसको लगाओगे तो क्या होगा। यहां हम पाते हैं कि पूरे कॉम्पोजिशन में हिंदवी और फारसी शब्द मिले जुले हैं। पर्शियन वर्ड्स नजर, लुत्फ और आबरू मिक्सिंग विद द हिंदवी वर्ड्स अखियों एंड जगत। शायद इसी सेमी फारसी सेमी हिंदवी स्टेट में हिंदुस्तानी जबान स्टेबल बन के रह सकती थी, बट एज यू नो ऐसा हो ना सका। फारसी और हिंदवी में एक ऐसा की डिफरेंस था जो हिंदुस्तानी जबान में दरार लाने की वजह बन गई, और वो डिफरेंस एज यू माइट हैव गेस्ड इज द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्रिप्ट्स, देयर लिपि एंड देयर रस्मुल खत। हिंदुस्तानी भाषा को दो स्क्रिप्ट्स में लिखा जाता था, एक इस स्क्रिप्ट में ऑल्सो कॉल्ड द पर्सो अरेबिक स्क्रिप्ट, and to be more precise, the Perso-Arabic script written in the Nastaliq style. Nastaliq is the name for this slanted style of writing, as opposed to this more straight style called Naqsh. उर्दू और फारसी को जनरली नस्तलिक में लिखा जाता है, जबकि अरबिक इज रिटन इन नक्श। और दूसरा नगरी स्क्रिप्ट दैट इवॉल्व फ्रॉम ब्राह्मी।
सदियों से ब्रज और अवधी को लिखने के लिए नागरी स्क्रिप्ट ही यूज होती थी। ईरान में इस्लाम के आने से पहले फारसी को पहलवी स्क्रिप्ट में लिखा जाता था। But in the 7th century, after Persia got Islamized, Farsi started to be written in the Arabic script. And that is how the script का नाम पड़ गया Perso-Arabic. आपको शायद लग सकता है कि ये स्क्रिप्ट का डिफरेंस तो काफ़ी सुपरफिशियल डिफरेंस है। बहुत सारे लैंग्वेजेस को मल्टीपल स्क्रिप्ट्स में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल पंजाबी को पाकिस्तान में लिखा जाता है इन द शाहमुखी स्क्रिप्ट और हिंदुस्तान में लिखा जाता है इन द गुरमुखी स्क्रिप्ट। कोंकणी को तो 3 स्क्रिप्ट्स में लिखा जाता है, देवनागरी में, कन्नड़ा में और लैटिन में। सर्बियन को लैटिन और सिरिलिक में लिखा जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। हैविंग सेड ऑल दैट, देवनागरी और नस्तलिक में कुछ की डिफरेंसेस हैं जिनके वजह से ये हिंदुस्तानी ज़बान 2 रास्ते चल ली। पहले तो just visually these scripts are so different, right? Nastaliq feels very free flowing, जबकि देवनागरी is very structured and blocky. Nastaliq is written from right to left, जबकि देवनागरी is written from left to right. अच्छा, थोड़ा टेक्निकल लिंग्विस्टिक्स में बात करें तो देवनागरी comes from the Abugida family of scripts, यानी कि every character in देवनागरी is a consonant plus a vowel mark. Abugidas में vowels transform the look of the consonant. ब्राह्मी से जो भी स्क्रिप्ट्स उत्पन्न हुए वो सारे Abugidas कहलाते हैं। नस्तलिक और द पर्सो-अरबिक स्क्रिप्ट कम्स फ्रॉम द अबजाद फैमिली। इन स्क्रिप्ट्स में ना वावल्स का कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, बस कॉन्सोनेंट्स होते हैं एंड वावल्स आर इम्प्लिसिटली इम्प्लाइड। फॉर एग्जाम्पल, दिस कैरेक्टर मेक्स द साउंड प एंड दिस मेक्स द साउंड ल। पुट टुगेदर, व्हाट इज इट? इट कैन बी पल, इट कैन बी पुल, इट कैन बी पिल, इट कैन बी एनी ऑफ दोज, बिकॉज वावल्स का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। हमें कॉन्टेक्स्ट पे रिलाई करना होता है कि इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। बिकॉज ऑफ दिस ऑलमोस्ट हैक नस्तलिक में बस 28 कैरेक्टर्स हैं, जबकि देवनागरी में 48। ऐसे कुछ साउंड्स हैं जो बस एक स्क्रिप्ट में हैं और दूसरे में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एज यू नो कि द रेट्रोफ्लेक्सेस ठ, ढ, र, ण ये पूरे दुनिया में बस भारत में मौजूद हैं। देयरफॉर देवनागरी हैज लेटर्स टू मेक दीज साउंड्स, बट नस्तलिक में ओरिजिनली ये नहीं थे। आई से ओरिजिनली बिकॉज जब ये स्क्रिप्ट इंडिया में यूज हुई तो ये मार्क इंट्रोड्यूस हुआ स्पेशली टू मेक साउंड्स लाइक ट, ठ, ड़, ढ एटसेट्रा। इस मार्क को कहते हैं टॉय। एडिशनली नस्तलिक में ख, घ, फ, भ, थ, ध इन सब के लिए कोई स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं है। दे आर रिटन द वे वी राइट इट इन इंग्लिश, क प्लस ह, ग प्लस ह, प plus h and so on. Similarly, the boss characters of Devanagari like ण, ज्ञ, ञ, ङ, त्र, क्ष इन सब के लिए नस्तलिक में कोई भी लेटर एग्जिस्ट नहीं करता। They are approximately simplified as ग plus य, न plus ग, क plus श, but these sounds are very tricky for Urdu speakers. And in reverse, कई सारे sounds ऐसे हैं जो कि नस्तलिक में मौजूद हैं और देवनागरी में नहीं। Case in point, sounds like f and z used in words like फिलहाल, फलसफा, फासले, जमाना और कई सारे शब्द। इनको देवनागरी में लिखने के लिए कोई तरीका नहीं था and therefore this concept of a nukta was introduced, a dot that was placed below ph and j to make f and z. Most Hindi speakers today can make these sounds, but where it gets trickier is this bit. Gh, kh and kh. All these sounds are made from the back of the throat, a concept जो देवनागरी में exist नहीं करता. So it's not Galib, it's Ghalib. It's not Khan, it's Khan. हाँ, वही तो बोला, कान. No, not Khan. From the epiglottis. Khan, kha, kha, Khan, kha. From the epiglottis. Epiglottis, Khan. हिंदी में कुवैत और कतर दोनों के लिए सेम साउंड क यूज होता है, but English में we use 2 different letters K and Q because the sounds are actually different. It's Kuwait and Qatar. According to some language experts, ये complex sounds came in Arabic and Persian because of hot climate. जी हाँ, the hot climate caused people to use the back of their throat instead of exposing their tongue to the hot air. And finally, what I think is the most badass character of Nastaliq, Ain. Written A-Y-I-N, this letter makes the sound ah, which is different from the open ah. And the difference is so subtle, it's almost impossible for non-Arabic speakers to make the sound. So imagine like saying an ah, 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 and then you kind of tighten up your throat a bit, so it's like a ah, ah. Loads and loads of words begin with Ain. You got
Oh man, you've got Salaam or Alaikum. You've got Amr. Perhaps most even more famously, the actual language itself. Al-Lugha al-Arabiya. Arabiya. Another difference in Hindi and Urdu is how they pluralize words. ये sentence का example लेते हैं. They asked many questions. In Hindi you would say, उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे. But in Urdu you would say, उन्होंने बहुत सवालात किए. The singular for word in Hindi is shabd, but the plural is also shabd. So you would say एक शब्द and अनेक शब्द. On the other hand, the singular for word in Urdu is lafz, but the plural is alfaz. जी हाँ. Urdu also has these complex word pairings called izafat. लाला लाजपत राय को शेर पंजाब कहा जाता है. यहाँ शेर पंजाब is an इजाफा. इसी एक्सप्रेशन को हिंदी में बोला जाता कि लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर कहा जाता है. Other izafa you might have heard are Mughal Azam, Chashme Baddoor, Hale Dil, etc. etc. Okay, language class over. Back to our history class. Early 1800s में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हो रही थी इंडिया में. पहला कि द मुगल रूल इन इंडिया हैड स्टार्टेड टू डिक्लाइन. द लास्ट मुगल रूलर बहादुर शाह जफर फॉर एग्जांपल, वो ब्रिटिश के पेंशन पे जी रहे थे. द ग्रेट मुगल्स जिन्होंने 300 साल तक भारत को रूल किया था, वो अपनी आंखों से अपनी रियासत के आखिरी दिन देख रहे थे. 1837 में ब्रिटिशर्स ने पर्शियन को ऑफिशियल लैंग्वेज के दर्जे से हटाकर उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया. दिस वाज अ बिग सेटबैक फॉर द मुस्लिम स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट, जिनके लिए फारसी वाज वेरी मच द प्रेस्टीज लैंग्वेज. दिस एंड द जनरल सेंस की द रियासत वाज गोइंग डाउन पुश्ड देम इनटू अ काइंड ऑफ सर्वाइवल मोड. हुआ ये कि उर्दू राइटर्स नाउ नो लॉन्गर रोट इन सिंपल हिंदी फारसी स्टाइल. जब उन्हें लगा कि उनकी आइडेंटिटी थ्रेट में है, दे डबल डाउन ऑन यूजिंग वेरी कॉम्प्लेक्स फारसी वर्ड्स एंड रिड्यूसिंग एनी हिंदवी वर्ड्स. This was like a psychological coping mechanism to compensate for the lowered status. For example, these are the opening lines of दीवाने गालिब. नक्श फरियादी है किसकी शौक़िया तहरीर का, कागजी है पहरां हर पहकारे तस्वीर का. Well, I did not understand that, and I'm pretty sure you did not as well. Well, don't feel guilty because no one understood at that time as well. This was a very deliberate attempt at hyper-Persianizing the language, and this made the Urdu poetry sound very bookish. 1857 में after the first rebellion, the British had killed 27,000 people in Delhi. Witnessing the great Muslim empire crumble, Ghalib wrote in a letter, ironically in very simple Urdu, भाई क्या पूछते हैं क्या लिखूं? दिल्ली की हस्ती मुनासिर कई हंगामों पर थी. किला, चांदनी चौक, हर रोज बाजारे जामा मस्जिद का सफर, हर हफ्ते सैर जमुना के पुल की, हर साल मेला फुल वालों का, ये पांचों बातें अब नहीं. फिर कहो दिल्ली कहाँ? हाँ कोई शहर कलम रवे हिंद में इस नाम का था. अब ये ख्याल ब्रिटिशर्स को कैसे आया कि पर्शियन को हटाकर उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बना लिया जाए? इसका जवाब हमें मिलता है 1787 में, जब एक अजीबो गरीब ब्रिटिश डॉक्टर कॉल्ड जॉन गिलक्रिस्ट ने अपनी मेडिकल प्रोफेशन हमेशा के लिए छोड़कर इंडिगो फार्मिंग करने का अनोखा डिसीजन ले लिया. उनका इंडिगो फार्मिंग का स्टार्टअप चला नहीं, बट हाँ इनके ये धंधे के चलते कलकत्ते से बंबई तक उनका नेटवर्क काफी स्प्रेड हो गया. And in the process of interacting with the locals, he fell in love with Indian languages. उन्होंने 1790 में एक English हिंदुस्तानी डिक्शनरी पब्लिश किया था. You can get a sense of his quirk by the idea that the entire dictionary was in the Latin script. So in a way, this was the first English dictionary. अगले 12 साल वो पटना, अयोध्या, लखनऊ, दिल्ली, गाजीपुर इन सब जगह ट्रैवल किए. Based on his travels, he realized कि इंडिया को अगर रूल करना है तो इंडिया की भाषा जाननी जरूरी होगी. तब तक ब्रिटिश ऑफिशियल्स को पर्शियन और अरेबिक सिखाया जाता था. So Gilchrist then recommended the government कि British officials को फारसी और अरबिक के साथ साथ हिंदुस्तानी भी सीखनी चाहिए. The British government was more than happy to support him and इस तरह कोलकाता में स्टार्ट हुआ Oriental Seminary और Gilchrist का मदरसा. I'm not cooking it up, like that was the literal name, Gilchrist का मदरसा. This was a huge success and एक साल में this grew up to the Fort William College. Fort William College became the first place जहाँ हिंदुस्तानी भाषा को एक फॉर्मल तरीके से पढ़ाया गया. Gilchrist believed कि हिंदुस्तानी जबान was originally pure Hindi that got corrupted by Arabic and Persian. So he encouraged scholars to write in a style जिसमें फारसी के बजाय संस्कृत के words यूज हों हिंदुस्तानी में. Thus, उर्दू के ढांचे में संस्कृत को इंजेक्ट करके तैयार हुआ the first version of modern Hindi. So yes, technically एक नई भाषा थी, but Gilchrist के अनुसार this was the language that was spoken in all over India before the Muslims had arrived. Now, क्या ये Gilchrist का genuine love था for Indian languages, or did he just want to sow the seeds of divide and rule? ये हम निश्चित तौर से तो अभी नहीं कह सकते, बट हाँ हम ये जरूर जानते हैं कि 1850 तक हिंदुस्तानी भाषा रिलीजियस ग्राउंड्स पर डिवाइड हो चुकी थी. हिंदुओं के लिए संस्कृत युक्त हिंदुस्तानी या हिंदी ज्यादा प्यारी थी,
जबकि मुसलमानों के लिए फारसी में लदा हुआ हिंदुस्तानी उनका शान था। दिस हाइपर संस्कृताइज्ड हिंदी और हाइपर पर्शियनाइज्ड उर्दू को कोई आम इंसान नहीं समझ सकता था। बाजारों में और सड़कों में अब भी ये मिली जुली हिंदुस्तानी ही बोली जाती थी, बट ये दो जबानें अब भाषा नहीं रही थी, ये सिंबल्स बन चुकी थी। सिंबल एक प्राउड मुस्लिम होने का और एक प्राउड हिंदू होने का। साल 1900 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पर्शियन स्क्रिप्ट के साथ साथ देवनागरी को भी ऑफिशियल स्टेटस दे दिया एंड दिस बिकेम द फाइनल नेल इन द कॉफिन। दिस वाज द रीजन दैट इवेंचुअली लेड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ 2 रिलीजन्स एंड 2 लैंग्वेजेस। एनीवे, सो हिस्ट्री में वैसे बहुत कुछ हुआ इस टाइम पे। गांधी जी फॉर एग्जाम्पल वॉज अ बिग फैन ऑफ हिंदुस्तानी एंड ही वांटेड ऑल ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट टू लर्न दिस लैंग्वेज, ignoring the fact कि there are several other language families like the Sino-Tibetan family or the Dravidian family जो हिंदुस्तानी को अपना भाषा नहीं मानते। Anyway, पार्टीशन के बाद पाकिस्तान अडॉप्टेड उर्दू एज इट्स नेशनल लैंग्वेज, अ लैंग्वेज जो उसकी 5% पॉपुलेशन बोल भी नहीं सकती थी, अ लैंग्वेज जिसका जन्म पाकिस्तान से कोसों दूर लखनऊ और दिल्ली में हुआ था, अ लैंग्वेज जिसकी 75% वर्ड्स और 99% वर्ब संस्कृत से आते हैं, और एक लैंग्वेज जिसपे फारसी का छोंक होने के बावजूद उसका डीएनए संस्कृत का ही है। एंड इंडिया अडॉप्टेड हिंदी एज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज इन द देवनागरी स्क्रिप्ट, एक ऐसी भाषा जिसमें बस 2 सेंचुरीज पहले तक कोई लिटरेचर एग्जिस्ट नहीं करती थी। इन कंक्लूजन, आर हिंदी एंड उर्दू सेम लैंग्वेज और आर दे डिफरेंट? ज़बान अपना सिंटेक्स, अपनी ग्रामर है, वो सब, बाकी अल्फाज तो कहीं, ये प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज इज अ मिथ। वेल, while I agree with जावेद सर कि languages बस words नहीं होते but उनका syntax होता है, I think it is important that we recognize the importance of languages as not just languages but symbols of identities. I think grammar और syntax के साथ साथ एक language की अपनी vibe होती है। Both pizza and roti are made from the same thing, आटा. But wouldn't you agree that their vibes are very different? Similarly, I do think that even if 90% of Hindi and Urdu are the same, the rest 10% is what makes the difference. जब कोई इंसान शुद्ध उर्दू बोलता है, we think of them as sophisticated, high culture, maybe even romantic. But अगर कोई शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करे, then they come across as formal, academic. ऐसा perception क्यों shape होता है? For example, the synonym for love in both these languages, ishq and prem, they have very different flavors, wouldn't you say? Since both these languages look at 2 different poles for their formal concepts, the rich meanings in each language come from 2 different mental models. For example, the terms shaheed and jahil are rooted in Islamic semantics, jabki words like mukti and karm, they have very deep Hindu concepts behind them. Therefore, maybe it is fair to say that Hindi and Urdu are 2 twins who are identical by nature but who are very different by nurture. एक रोटी है तो दूसरा पराठा, बने दोनों आटे से हैं। अब रोटी और पराठा सेम है या डिफरेंट, इसका जवाब तो बस आप ही दे सकते हो। वेल, दैट वाज द स्टोरी ऑफ हिंदी एंड उर्दू गाइज। इट्स मी आशीष साइनिंग ऑफ। Do let me know what are your thoughts. It definitely is a tricky issue and I would definitely like to know what is your perspective about this. और हाँ यार, अगर वीडियो देख ही रहे हो तो सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस कर दो। हम वीडियो काफी कम फ्रीक्वेंसी से बनाते हैं, बट आई प्रॉमिस यू whenever we make it will be very thorough and deep about it. I'd now like to thank all our YouTube members. Thank you so much for your love and support, guys. I'd like to thank Debayan Mukherjee, Shaumyalina Taraftar, Karthikeyan Petrusamy, Chinmay Gada, Narasimha Murthy, Dreadful Bodyguard, Ashutosh Mukherjee, Hossainur Rahman, Sonali Datta, Deepit Puryakastha, Subhranshu Sanyal, Pankaj Mandal, Anand Rath, Nikhil Sharma, Komareddy Geeta, Sanjio, Beyond Questions, Pushpendra Singh, Mohua Moitra, Shantanu Banerjee, Mayur Rathod, Kunal Rathod, NFT Wala, Spurti, PSI Boy, and Gandev 68. I'll see you again soon in the next video. Bye bye. Khuda Hafiz. फिर मिलेंगे. Oh my god, I just realized there's no Hindi word for bye bye. क्या बनता है हिंदी वर्ड? हिंदी में क्या है? हिंदी में वैसे बाय बाय का क्या होगा? हिंदी में बाय बाय को क्या कहते हैं यार, मुझे याद है, मैं जा रहा हूँ, मीन्स यही होता है। नहीं, मतलब कि जैसे खुदा हाफिज, अल्लाह के हवाले, बाय बाय मतलब बाय बाय वो कहते हैं बाय बाय, ठीक है, मतलब ठीक रहे, टेक केयर या कह लें। अच्छा चलता हूँ नहीं हो वो तो वैसे हिंदी में वैसे क्या कहते हैं यार, स्पेसिफिक वर्ड जो है वो देर मेरी याद। कुछ तो लोग जो है ना वो यूज करते हैं राम राम, ठीक है, वो कह के चले जाते हैं। लेकिन मैं नहीं, वैसे सोचने वाली बात है ना, एक हिंदी में वैसे क्या बोला जाएगा
ये तो है। सोचें जरा, दिमाग लगाएं। I am really confused. वैसे ये सोचने वाली बात है। वैसे क्या कहते हैं आप बताइएगा जरूर कमेंट्स में। और कुछ लोग तो राम राम कह के चले जाते हैं, कुछ जो है वो ऐसे यूज कर देते हैं, कुछ ना कुछ यूज करते हैं, लेकिन जो मेन खास वर्ड है बाय बाय का, बाय बाय की जगह जैसे हम अल्लाह हाफिज खुदा हाफिज कहते हैं, उसके बाद जो एंड ऑफ डिस्कशन होती है उस वक्त जो आप क्या बोलते हैं तो वो जरूर बताइएगा। बाकी ये है कि हिंदी और उर्दू, हिंदी तो ज़ाहिर है बहुत पुरानी है, संस्कृत है पहले, मेन तो संस्कृत है, उसके आगे जितनी भी पंजाबी हिंदी उर्दू जितनी भी निकली हैं वो निकली हैं। वैसे इनके मैंने चंद लफ्ज फेमस सुने हुए हैं। ये बाय बाय को जब ये एंड करते हैं ना किसी चीज का, उस वक्त ये कहते हैं कि भारत माता की जय, जय हिंद, इसके ऊपर ये जय हिंद बोलते हैं, लेकिन वो तो अभी बोलना शुरू हुए हैं ना। नहीं, जय हिंद वो जो है वो मुल्क के लिए होता है, मुल्क के लिए होता है ना, वर्ड जो है वो और है। मुझे जय में नहीं आ रहा ये, मैं अक्सर मुझे जय हिंद देखता था पुराना चैनल, भारत माता की जय वो भी एक मुल्क के लिए होगा, मुल्क के लिए जज्बा है वो तो एक बोलते हैं ना, एक मजहब के लिहाज से क्या बोलते हैं बाय बाय की जगह से, कंफ्यूज कर रहा है। हम लोग इसलिए निकल गए थे एसएमई। और बाकी जो बात कर रहा हूँ कि संस्कृत से ये सारी जुबानें निकली हैं, और जो हिंदी है वो तो पुरानी है, और ये बड़ी अच्छी, वैसे बड़ी कसम से मुझे तो नॉलेज मिली है। मैंने आज तक ये वीडियो ऐसी कोई नहीं देखी, और ना मैंने कभी सोचा है कि ये उर्दू कहाँ से आई और हिंदी कहाँ से आई, और ये कैसे, सवाल आता है ज़हन में, ऐसी कोई बात नहीं, सवाल आता है, लेकिन कभी जो है वो नमस्ते तो वो शुरू में करते हैं ना, फिर वही बात ले आते हैं, यार सफर करो, व्यूअर तो बता देंगे, ठीक है बता देंगे ना, तो बहरहाल यार मुझे बात करने दो, जो बात कर रहा हूँ भूल जाता हूँ, और जो मैं भूल चुका हूँ अब, और बाकी ये है कि बाकी भूल चुका हूँ, यकीनन भूल चुका हूँ। नहीं वो सवाल आता है, ये है, लेकिन कभी गौर नहीं किया, लेकिन ये है कि ये वीडियो देख काफी नॉलेज जो है ना मिली है इस हवाले से कि उर्दू का जन्म कैसे हुआ, हिंदी का कैसे हुआ। शुरू में तो ये इतना तो सुना था संस्कृत थी, और उसके बाद जितनी भी लैंग्वेज आई हैं उसी में से निकले हैं, उर्दू भी वहां से ही निकली है, और उर्दू फारसी अरबी और हिंदी का मिक्सचर ही है, ये तो हमें पता है मिक्सचर है, और ये सारा बाद में जो है वो अभी एक चीज है कि पाकिस्तान में जो है ना वो उर्दू आती लोगों को नहीं थी, जैसे हर कोई यही कह रहा है कि 5% लोगों को आती थी, थोपी गई थी, लेकिन एक साइड से देखा जाए हमारे लिए उर्दू आसान है, क्योंकि हम अरबी भी पढ़ते हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो लिखने में जो है वो दोनों सेम ही है, थोड़ा उर्दू की पट्टी होगी या अरबी की पट्टी होगी जो वो सेम है, तो वो उस लिहाज से हमारे लिए ये बेहतर हो गया कि उस वक्त के लोगों के लिए नहीं था बेहतर, उस वक्त के लोगों के लिए मुश्किल था, लेकिन बाद में जब जो है ना अभी लोगों के लिए वो आसानी हो चुकी है, और जब कोई उर्दू में बात करता है ना, प्योर उर्दू में, तो बड़ा ना मतलब कि अदबो अदाब लगते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। प्योर उर्दू अगर कोई बोलेगा ना, हम प्योर तो थोड़ी बोल रहे हैं, हम तो मिक्सचर जो बोल रहे हैं, और पंजाबी हिंदी उर्दू, मुझे पता है, जैसे वो शेर नहीं देखे थे पैकरे पता नहीं क्या क्या था, तो हुस्नो जमाल गुजारिश, तो मतलब कि वो बड़ा ना थोड़ा चे के बोला जाता है उर्दू को, और बड़े आराम से सुलझे लहजे से, तो उस वजह से वो ऐसे लगती है जैसे कि वो ना बड़े महजब बंदा बोल रहा है कोई, लेकिन ये है कि हम इतने महजब है तो नहीं है कि बोलें। बहरहाल बाकी जो हिंदी है वो भी उन्होंने कहा कि उसमें भी फारसी के लफ्ज यूज हुए, और पर्शियन ज़ाहिर है बाद में जब वो जितने तुर्क आए, उज़्बेकिस्तान वाले आए, अफगानिस्तान वाले, तो उन्होंने फारसी को जो है ना आगे रखा था, तो वो फारसी मिक्स होगी हिंदी के साथ, और वो मतलब के संस्कृत के साथ कुछ वर्ड इधरों आ गए, कुछ इधरों आ गए, तो वो हिंदी बन गई, और ये पंजाबी बन गई, वो यार वो समझते हैं, सारे समझते हैं। वैसे ये देखा जाए पंजाबी उर्दू और हिंदी, तो उसके अलावा ये फारसी संस्कृत, इनमें से काफी लफ्ज ऐसे हैं जो कि सेम है, पंजाबी होगी, उर्दू होगी, अरबी होगी, हिंदी होगी, सारे जो पंजाबी यहाँ पे बोलते हैं, मेरे ख्याल में हम अगर पंजाबी में बात करें हमारे
कुछ ना कुछ वर्ड जो है ना, अगर एक पैरा बोलेंगे ना, पैराग्राफ मुकम्मल करते हैं, उसमें 4 वर्ड जो है उर्दू के होते हैं हमारे, तो मिक्स है, पंजाबी भी नहीं है, ये वही मिक्स वाला साहब। प्योर पंजाबी तो वाकई नहीं है, ये शाहमुखी है, वो गुरुमुखी है जो प्योर पंजाबी है। लिखने में भी वो डिफरेंस है, ये लिखने में उर्दू की तरह है, और वो जो है लिखने की तरह वो दूसरी कोई और मतलब के भाषा की तरह है। वो आपके जो सिख है ना पंजाब के, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे भी काफी ऐसे शहर हैं, काफी ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं प्योर। ये सिर्फ हमारे इस एरिया की नहीं है तो हम कह सकते हैं कि हम नहीं बोल रहे। सियालकोट में मैंने जहाँ तक लोगों की कन्वर्सेशन सुनी है ना, उनका लहजा तो है और तरह का, लेकिन ये है कि वो उनकी बोलचाल जो वर्ड यूज करते हैं, बिल्कुल बूढ़े वर्ड जो आप लोग उधर नहीं देखा, आप लोग इमरान खान जाएं वहां पे देखें, और उसके अलावा कामों की जाएं उधर देखें, शेरगढ़ देखें जाके, तो वहां पे उस गुजरांवाला की साइड पे काफी प्योर जो पंजाबी है ना वो बोली जाती है। कौन सा लहजा? नहीं, फैसलाबाद की थोड़ा मिक्स हो जाता है, फैसलाबाद की एक अलग टोन जो है ना वो टोन नजर आता है सियालकोट की तरह है। सही, सरगोदा की भी है, मंडी बाउद्दीन की भी है, लेकिन पंजाबी, लेकिन वो फिर भी टोन थोड़ी बहुत मुख्तलिफ हो जाती है। लेकिन इधर जाए ना गुजरांवाला, सियालकोट, उधर इमरान खान वाली साइड पे, वहां पे जो पंजाबी बोली जाती है वो प्योर पंजाबी है। जैसे हम बोलते हैं के हाल चाल ही, तो वो वहां पे इंडिया में जो किदा वधिया चल रहा है, तो यहाँ पे हम कहते हैं की हाल ही, वाल ठीक जा रही, मतलब इस तरह बोलते हैं लैंग्वेज। हाँ ना, लेकिन उधर के जो पंजाबी है ना, कभी कभी वो कहते हैं कि आपकी ठीक है पंजाबी, हमें वो पंजाबी ठीक लगती है, तो ये उनको भी कंफ्यूजन है, हमें भी कंफ्यूजन है, ये चलता है। लेकिन उनकी ओरिजिनल है, यहाँ पे भी काफी चीज जगह पे जो है ओरिजिनल बोली जाती है, हमारी थोड़ी सी मिक्स हो जाती है। लेकिन ये है कि जब पंजाबी बोलते हैं तो फिर ठोस पंजाबी ही बोलते हैं हम भी, और जब उर्दू बोल रहे हैं आपके सामने तो फिर लहजा है पंजाबी वाला, लेकिन उर्दू थोड़ी बहुत मिक्स है। पहले 2 थी, अभी 3 मिक्स हो गई, अभी इंग्लिश के वर्ड भी बीच में मिक्स हो गए। इंग्लिश के तो वो तो अभी हुआ है ना, वो तो जब गोरे आए, मैं वो ही देख रहा था कि गोरे आए, उन्होंने जो लैंग्वेज है उनको भी मजहब का रंग दे दिया यार। उन्होंने ऐसी डिवाइड पार्टीशन हम दोनों मतलब के सब में डाली है ना, ये मजहब को लेके। यकीन करें आज तक हम सब वो चीज भुगत रहे हैं, उससे पहले ये सारी चीजें नहीं थी। ठीक है, अगर कोई मुगल बादशाह या कोई और जो है राजा महाराजा जो भी हैं वो अगर डालते थे तो वो उनका पर्सनल मैटर होता था, वो पूरे ओवरऑल पे नहीं जाता था। वो जुल्म करता था तो सारे मुसलमान जुल्म नहीं करते थे, या हिंदू सारे जुल्म नहीं करते होते, कोई एक राजा करता था। लेकिन जब से ये वो ब्रिटिश आए हैं ना, ब्रिटिश वालों ने जो है पूरे हिंदुस्तान में जो फौज डाली है ना, तो यकीन करें वो सोच के एक दफा तो मुझे दुख भी होता है, अफसोस भी होता है कि ये सारा कुछ ना होता उस वक्त। अच्छा, मुझे ऐसा लगता सारे एक होते। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये उर्दू जो है ना हटाया गया कि हम मुसलमान हैं। मैंने ऐसे सुना है, कोई वीडियो देखी है, उसमें देखा था कि वो बोलते हैं कि मुस्लिम लोगों ने आकर कहा था कि फिर हम जो है हिंदी नहीं बोलेंगे, इनकी लैंग्वेज, हम अपनी लैंग्वेज बनाएंगे, हम अपनी लैंग्वेज बोलेंगे। मैंने ये सुना है कि फिर इन्होंने मुस्लिम लोगों ने बहुत काम करके और इसको पूरा तरतीब दिया कि इसे लिखना कैसे है, वर्ड कैसे यूज करने हैं, तो ये पूरा तरतीब करके इन्होंने फिर ब्रिटिश आने से पहले हो गई थी उर्दू आ गई थी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इनको मजहबी रंग दिया गया ब्रिटिश ने, वो बाद में, मतलब उसमें जो लड़ाई शुरू हुई ना मेरा ख्याल वो बाद में हुई। लड़ाई बाद में हुई, पहले तो बोलने लोगों ने हिंदू लोग अपने हिंदी बोलते थे और हम लोगों ने उर्दू बोलना शुरू कर दी, वो एक नॉर्मल वे था मेरा ख्याल है। और उसके बाद जो लड़ाई जो है, जितने मसाइल बने हैं या जितनी नफरतें फैली हैं दोनों लैंग्वेजों में बोलने वाले लोगों में भी, और हम भी हिंदू ही थे ना, तो उस टाइम फिर ये सब कुछ जो है ना फिर हुआ। तो बाकी काफी कन्वर्ट हुए जितने भी। बाकी इस बंदे को मैं यार बहुत वीडियो देख के बहुत जबरदस्त, इन्होंने इंग्लिश भी बोल रहे थे, हिंदी भी बोल रहे थे, उर्दू भी बोल रहे थे, फारसी भी बोल रहे थे, पंजाबी भी बोल रहे थे, मतलब थैंक्स भी किया ना, काफी लोगों ने उनकी हेल्प भी की है ना, वो जिन्होंने थैंक्स किया, हेल्प भी की और काफी मतलब नॉलेज। और एक और भी बंगाली के साथ जो लैंग्वेज और भी बोल रहे थे, ये बहुत लैंग्वेज है कि मिक्सचर था इनके पास जो है ना तैयार। जैसे सैंडविच उन्होंने दिखाया ना वैसे इनका था। मैं कहूंगा कि आजकल के दौर में अगर देखा जाए ना तो बहुत सारे मुल्कों में ये चेंजअप होना शुरू हो गया है अंदर ही अंदर। अभी अमेरिका को ले लें आप, उनके इतने शॉर्ट वर्ड हो गए हैं। अगर आप ग्रामर पढ़ते हैं, इंग्लिश प्रॉपर पढ़ते हैं और आपको नॉलेज, आप बात कर सकते हैं, लेकिन यह है कि आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। उनका लहजा इतना, और वर्ड उनके शॉर्ट हो गए हैं, इतने शॉर्ट वर्ड हैं। हम प्रॉपरली मतलब उर्दू बोलते हैं ना, पंजाबी बोलते हैं, तो उसमें हम बोलेंगे ना तो हम बोलेंगे वाटर, मतलब इन नॉर्मल वर्ड जो हम प्रोनाउंस करते हैं हम बोलेंगे वाटर, तो वो शॉर्ट वर्ड में वाटर बोल देते हैं, वो पता ही नहीं चलता। और उन्होंने
बहुत सारे वर्ड को शॉर्ट कर दिया। अमेरिकन में 2 लैंग्वेज चल रही है। ये वैसे क्या मिसाल दी है, हम बोलेंगे वाटर, उन्होंने शॉर्ट करके वाटर बोल दिया। नहीं, दो तरह की इंग्लिश चल रही है अभी अमेरिका में। वो इंग्लिश तो हर जगह पे चल रही है, लेकिन मैं आपकी समझ नहीं आई। यहाँ पे हम बोलेंगे तो वाटर, तो वहाँ पे बोलेंगे वाटर। वो ना थोड़ा सा जो लहजा है ना, वो तो अभी उधर की पंजाबी, इधर की पंजाबी देख ले। बोलते हैं इट इज प्रॉपर बोलेंगे। अभी नॉर्मल में पुरानी इंग्लिश सुन लो, मैं आपको जुमला भेजूंगा उसका। वो पुरानी इंग्लिश में इंटरव्यू दे रहा है तो और तरह का है, लेकिन अगर एक यंगस्टर जो स्टूडेंट है वो बात कर रहा है तो वो इट इज को वो हाफ में सिर्फ मैं आपको आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है, शार्ट हो गया, लेकिन जो आपने वाटर की मिसाल दी है ना, वो भी शार्ट वाली नहीं थी। नहीं मतलब क्या बात है, वो लहजे वाली थी। और लहजा बीच में शार्ट कर दिया ना, उन्होंने हाफ कर दिया ना, वो सिर्फ आवाज ही आती है। जैसे पहले कहा जाता था व्हाट इज योर नेम, अब कहा जाता है व्हाट्स योर नेम। शार्ट कर दिया ना बीच में, वर्ड उनकी सिर्फ आवाज आती है। जैसे इसको ना इट्स के साथ लिया गया है। उन्होंने सिर्फ वर्ड को जोड़ दिया है, इकट्ठा कर दिया, एक ही सिमत में मतलब रवानी में बोल देते हैं और आपको नहीं पता चलता उसमें इज है, इट है, वाज आ रहा है, क्या है। मैं वेब सीरीज देख रहा था ना, उसमें माउंटेन वॉल्फ हम कहते हैं ना, पूरा माउंटेन वॉल्फ, तो उसमें यूज हो रहा था माउंट वॉल्फ। ठीक है, वो इसी तरह ही है ना, तो समझ कैसे आए? समझ ही नहीं आती माउंट वॉल्फ। तो मैं एक दफा मैं समझा मैं पंजाबी में गाली दे रहा और ये अरबी आप देख लेना, जो अरबी दुबई वाले, सऊदी अरब वाले बोलते हैं तो वो हमको समझ ही बिल्कुल नहीं आती। वो हमारे साथ अरबी को वो जो वर्ड्स है ना वो आसान करके बोलते हैं, फिर हम उनके साथ बात कर सकते थे। मैं दुबई में रह के आया ना, तो हमारे को ये प्रॉब्लम होती थी, जो अरबी खुद बात करते थे ना वो हमें समझ ही नहीं आती थी कि वो आपस में क्या बात कर रहे हैं। ये कि हम एक ऐसा था कि वो एक फैमिली के घर में लड़ाई हो रही थी, वो अरबी बोल रहे थे, मैं एक मिस्री को बोला, मैं बोला आपको ये समझ आ रही है इनकी? वो बोलते हैं हमें ये समझ नहीं आ रही। ये फर्क है, जो खास लोग बोलते हैं ना उनकी एक लग होती है और जो हमारे लिए होती है वो सान वर्ड होती है। वैसे आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, वहां पे भी जाके लड़ाइयां देख रहे हैं, वो भी नहीं, वो फैमिली की लड़ाई। साथ वाले हम एक दूसरे विले में काम कर रहे थे और साथ विले में ना अंदर औरतों की आपस में हो रही थी। औरतों की देख रहा था ऊपर से। नहीं, बात आपको बताऊं ना, तो वो जो अरबी में बात कर रहे थे तो मैं उसको बोल रहा था इनकी मतलब मसला क्या चल रहा है, कि मतलब ये क्यों आपस में मतलब ये गुत्थम गुत्था हुए हैं आपस में। तो वो बोलते हैं हमें इनकी अरबी समझ नहीं आ रही, आपस में क्या बात कर रहे हैं। मतलब उनकी जो खास अरबी है वो हमें समझ नहीं आती आम लोगों को। तो ये मैं इसमें फर्क में अलग चलती है और दुबई में अलग चलती है और मस्कत ओमान में अलग चलती है। इसका थोड़ा लैंग्वेज का बहुत वर्ड जो है ना वो अपने अपने बना लेते हैं ना। जैसे ये संस्कृत से सारी आई है यार, उर्दू अलग हो गई, थोड़ी वर्ड अलग हो गए, बल्कि बोलने में काफी सारे वर्ड सेम ही है। हिंदी अलग होगी थोड़ी सी, इसी तरह पंजाबी बन गई, और भी जितनी भी हैं सारी अलग अलग होती गई और वर्ड जो है वो सिर्फ बीच में चेंज होते गए। और लेकिन ये है कि आज भी कोई नॉर्मल जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वहां पे भी हिंदी लोग जो हैं वो बोलते हैं नॉर्मल। संस्कृति जुबान बोलेंगे तो वो हमें समझ नहीं आएगी, प्योर उर्दू बोलेंगे तो वो भी समझ नहीं है, लेकिन प्योर उर्दू में काफी वर्ड ऐसे होंगे वो समझ जाएंगे, कुछ वर्ड ही ऐसे होंगे चुनवे से जो कि वो नहीं समझेंगे। बाकी यहाँ पे उस पे कहते थे ये लाहौर की तंगदस्त गलियां और ये पैवा रास्ते, मैं सोचता था है पैवा रास्ते कौन से होते हैं मतलब जो टेढ़े मेढ़े यार, यकीन माने बाद में पता चला। लेकिन ये है कि उसको सुनने में मजा आता था, वो डीपली आवाज में थ्रोट के अंदर से मतलब वो हैवी करके आवाज, तो पीछे म्यूजिक ऐसे चल रहा होता था। मींस कि वो वैसी उसमें ना वो नजाकत है। ठीक है, अब हिंदी की नजाकत है, नजाकत है और मतलब प्योरनेस है। ठीक है, वो एक ना चीज नजर आती है। तो इसी तरह हिंदी अगर कोई प्योर बोलेगा ना प्रॉपरली तो वो भी उसको मजा आएगा यार। अगर कोई समझने वाला होगा उसे मजा आएगा। हमें समझ नहीं आएगी, समझ नहीं आएगी, लेकिन अच्छा जरूर लगेगा, अच्छा लगता है। लेकिन नॉर्मल अगर यहाँ वही बात कि नॉर्मल हिंदी और अगर यहाँ पे हम बोल रहे हैं आप बोलेंगे तो सेम ही होगी, बोलने में सेम ही है। तो बाकी कुछ वर्ड ऐसे हैं जो मतलब जैसे हमारे लाहौर के हैं ना, वो रा जो है लफ्ज है ना वो नहीं बोल सकते, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है और उसमें वो थोड़ा सा ना अपना लैंग्वेज जैसे गार को बोल रहे हैं गार, वो बोलेंगे गाड़, मतलब ऐसा है ना, ये भी है गाड़, ये भी मसला है। बाकी वो खान का, जैसे मैं उससे उधर से लेकर जो शाहरुख खान बोल रहे थे खान बोलो, वो कुछ और बोल रहा था खान, पता नहीं खान बोल रहा था। ये भी प्रॉब्लम है। तो खे जो थी वो बच्चे के बेचारे के गले में फंस की थी, बड़ी मुश्किल से निकालने की कोशिश की जा रही थी, पता नहीं बाद में निकली है कि खान नहीं वो ऐसे जैसे हिंदी जितने भी बोले जाते काफी कमेंट भी ऐसे लिखे होते हैं कि जैसे हम जाहिल बोले तो वो बोलते हैं जाहिल, ठीक है, हम बोले जिहाद वो बोलते हैं जिहाद,
एक वर्ड की बात कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा फर्क है। और अरेबियन में भी जैसे है वो पेप्सी बोलते हैं तो प्रॉपरली वो पेप्सी बोलते हैं, पेप्सी। और बाकी जबरदस्त वीडियो थी यार ये। अगर बात की जाए इस बंदे ने हमें ना मतलब लैंग्वेजों के बारे में बहुत डीपली बताया, समझाया है कि ये कैसे आई, कहाँ से आई, किस तरह। उर्दू जो है ना काफी मतलब लेट आई है। उर्दू जो है ना ये मेरे ख्याल लास्ट जुबानों में यही आई। हाँ लेट आई है उर्दू, और ये अभी फेमस है। अभी हमें अगर केरला के लोगों के साथ बात करनी हो तो मैं दुबई में रह के तो उर्दू के साथ हम बात कर सकते हैं, वैसे उनकी हमें समझ नहीं आती है। और कितने और भी ऐसे हैं इंडियन, वो भी उर्दू में फिर बात करके, या बंगाली लोग की हमें समझ नहीं आती, फिर उर्दू में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, तो हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। बाकी उर्दू भी काफी फेमस हो चुकी है और हिंदी भी। हिंदी तो काफी पहले से ही है ना। मैं कहता हूँ कि हिंदी या उर्दू होती है इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो हमेशा नहीं होती। की जवाब करते हैं ऑनलाइन बैठ के इंग्लिश है, अभी कस्टमर केयर की कॉल इंग्लिश है ना, या तो हिंदी होती। बोलने में तो ज़रा सेम ही है, सिर्फ ये है कि लिखने में थोड़ा होता, चलो वो बंदा कर ही लेता है कुछ ना कुछ, लेकिन बोलने में तो अगर वो प्रॉपर्ली आपको सीख भी लेनी थी, वो सीख लेनी थी वो हिंदी अगर बोलने ही सेम है ना। इंडिया ने तो बहुत आसान कर दिया है जी, क्योंकि तो प्राइमरी के स्टूडेंट्स भी इंग्लिश ऐसे बोलते हैं जैसे पाकिस्तान के। उन्होंने हिंदी को तो सेकंड लैंग्वेज और फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश बनती जा रही है इंडिया की, और पाकिस्तान में भी ऐसे ही हो जाना चाहिए। जब काम ही सारे इंग्लिश में होते हैं तो फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश होनी चाहिए। खत्म करें, स्कूल कॉलेज में इंग्लिश बोलनी पड़ती है, बाहर लोगों के साथ जनाब थोड़ी बहुत उर्दू बोलनी पड़ती है। जैसे पार्लियामेंट में वो एक पार्लियामेंट में जो है पार्लियामेंट में जो एक थे, उन्होंने कहा कि फॉर्म दे देते हैं इंग्लिश में, हमें पढ़ाई गई है उर्दू, हमें यहाँ पे समझ नहीं आती, या तो लैंग्वेज उर्दू कर या तो फॉर्म उर्दू में दें, या लैंग्वेज ही इंग्लिश कर दें सारी, नहीं तो हम अपनी पश्तो में बोलेंगे तो आपको समझ कुछ भी नहीं आना। फिर जाहिर बात है कंफ्यूजन तो होना ना, सेम सिचुएशन उन पे भी लागू होगी। बहरहाल जी इनकी वीडियो अच्छी थी और इन्फॉर्मेशन वाली थी, कुछ ना कुछ तो हमें सीखने को। बिल्कुल जी बिल्कुल, काफी सारी नॉलेज आई है, काफी इन्फॉर्मेशन थी, और इन्होंने वीडियो बड़े प्यार से क्रिएट की हुई थी, और इनका अंदाज भी अच्छा था। स्टार्टिंग में खुद को भी शो ऑफ किया, बीच में जो पिक्चर यूज कर रहे थे उसका भी काफी इम्पैक्ट था, और हमें अच्छी तरह से चीजों की समझ आई। अभी कहीं बात होगी तो हम थोड़ा बहुत तो इस बारे में बात कर लेंगे, बिल्कुल हमें पता होगा। और अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और किसी और लैंग्वेज में मैं बोल नहीं सकता तो बहरहाल इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।